नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। कम लागत और सामान्य रखरखाव में बकरी पालन व्यवसाय गरीब किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए आय का अच्छा साधन बनता जा रहा है। और इस लाभ को देखते हुए राज्य के जो किसान भाई बकरी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, वो किस प्रकार से करें बकरी पालन व्यवसाय जिससे यह लाभकारी साबित हो, इस बारे में जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ से। भारतवर्ष में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बकरी पालन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों के लघु किसान, सीमांत किसान, भूमिहीन किसान और ऐसे किसान जो अभी कोरोना प्रकोप से ग्रसित हैं और प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए बकरी पालन एक लाभदायक सिद्ध होता है। चूँकि ये एक छोटे आकार का है और कम लागत में, कम समय में अधिक इनकम का साधन स्रोत है। बकरी पालन मुख्य रूप से मांस के लिए किया जाता है, दूध के लिए किया जाता है और रोआ के लिए किया जाता है। इसको जब भी शुरुआत करें तो कहीं अच्छे जगह, अच्छे संस्थान से, सरकारी संस्थान से, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हो, वहाँ जाके आसानी से बकरी पालन का प्रशिक्षण ले सकते हैं। प्रशिक्षण होने के बाद छोटे स्तर से बकरी पालन को शुरुआत करना चाहिए। अगर हम लोग व्यवसाय को देखें, एक लघु व्यवसाय और एक कॉमर्शियल व्यवसाय, तो छोटे व्यवसाय के लिए जो किसान हैं वो 4 बकरी से शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है। और जो कमर्शियल बकरी पालन करना चाहते हैं वो 20 बकरी से शुरुआत करें। और इसमें चयन करना है कि किस तरह का नस्ल को हम रखें, कि हम दूध और मांस के लिए, उत्पादन के लिए रखना चाह रहे हैं या मांस के लिए। अब हमें चाहिए कि हम बकरियों की सही नस्ल का चुनाव करें। ध्यान रहे कि बकरी की सही नस्ल का चुनाव ही आपको बकरी पालन में सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सही नस्ल के चुनाव के लिए हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ के अनुकूल ही बकरियों के नस्ल का चयन करें। अगर हम लोग देखें तो मुख्य रूप से जो मांस के लिए लाभदायक बकरी हैं वो है ब्लैक बंगाल, गंजायाम और असम हिल। अगर हम लोग देखें दूध और मांस के लिए तो जमुनापारी, सिरोही, जलावाड़ी आदि नस्ल की बकरी काफ़ी लाभदायक सिद्ध होती हैं। और अगर हम लोग देखें कि दूध के लिए खास करके जो रखते हैं उसमें बीटल है, आपका झकराना है और मलाबारी इत्यादि नस्ल जो है काफ़ी लाभदायक होते हैं। अगर हम लोग रोआ के लिए देखें, भारतवर्ष में रोआ का भी उत्पादन काफ़ी होता है, तो ऐसे में अंगोरा नस्ल का बकरी है, पासमीना है, चेगू है, चांथंगी है। इस तरह का बकरी पालन से हम लोग रोआ का भी उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो 35 से 40% बकरी का वध मांस के लिए काफ़ी है। रखरखाव में आवास का देखें तो एक ऊंची जगह का चयन करना चाहिए। साथ ही 10 से 12 वर्ग फीट का एक जगह होना चाहिए। इसके लिए जो छोटे व्यवसाय करते हैं उसके लिए जो 2 बकरी और छौने हैं साथ में, उसके लिए 5 से 8 फीट का जगह का ज़रूरत पड़ता है। और जो बड़े फार्म चलाते, जो कमर्शियल फार्म है, उसके लिए 10 से 12 वर्ग फीट का ज़रूरत पड़ेगा। साथ ही रोशनदान होना चाहिए, हवा का बहाव आसानी से होना चाहिए। शेड में कम से कम 2 से 3 घंटा धूप की रोशनी आना चाहिए, जिससे बीमारी से बचाव किया जा सकता है। खाने का व्यवस्था आप कम से कम 2 घंटा सुबह आपको चराने के लिए ले जाना है और 2 घंटा शाम में। लेकिन ध्यान देना है किसान भाई कि 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी ही चराने के लिए ले जाना चाहिए। इसके साथ ही वजन के अनुसार, जैसे 10 किलो का अगर बकरी है तो उसको हम लोग 100 ग्राम का अंतः परजीवी हो चाहे बाह्य परजीवी है, इसके लिए भी हम लोग डिवर्मिंग करा देंगे, कृमिनाशक दवा इसमें देंगे। सामान्य तौर पे देख
किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। मेंथा एक औषधीय फसल है। इसकी खेती कम उपजाऊ भूमि में भी करके अच्छी आय कमाई जा सकती है। इसकी खेती के लिए जड़ की जरूरत होती है, जो किसानों को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है, और उपलब्ध होती भी है तो जड़ों की खरीद पर अधिक लागत आती है। हमारे कुछ किसान खुद ही जड़ तैयार करते हैं और अन्य किसानों को बेचकर अच्छा लाभ कमाते हैं। आप भी ये कार्य कर सकते हैं। इस समय मेंथा की नर्सरी के लिए जड़ तैयार किया जाता है। तो मेंथा के जड़ तैयार करने में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे, आइए जानते हैं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह से। देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले हम लोग जो मेंथा तैयार करते हैं उसमें सबसे बड़ी गलती अभी ये कर रहे हैं कि हमारा अभी उद्देश्य मेंथा में जड़ बनाना है। हमारे देश में मेंथा की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसके लिए जड़ द्वारा नर्सरी तैयार करके रोपाई की जाती है या इन्हीं जड़ों को सीधे रोप दिया जाता है। रोपाई का यह कार्य जनवरी के दूसरे पखवाड़े से अप्रैल के पहले पखवाड़े तक किया जाता है, जिसके लिए किसान जड़ों की खरीदारी अन्य किसानों या कृषि संस्थाओं से करते हैं, जहां से इन्हें ये जड़ 1000 से 2000 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से मिलता है, जबकि जड़ बनाने का कार्य किसान खुद ही कर सकते हैं। जड़ वाली सारी फसलें हम पुराने समय से जानते हैं कि सारी पुरानी वो जो जड़ वाली फसलें हैं वो मेड़ पे लगाई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम भूलकर सिर्फ खेत को समतल में पानी भर के और आप पौधे को सीधा पानी में रोप देते हैं धान की तरह। ऐसा नहीं करना है, उससे आपका बहुत नुकसान होता है। नुकसान क्या, लागत मूल्य अधिक आ जाती है और पौधे आपके मरने की संभावना भी रहती है। जैसे इस समय बरसात का समय है, तो आप ये मान लीजिए कि समतल वाले में जो पौधे लगाएंगे उसमें अगर बरसात अधिक हो गई तो मरने की संभावना और अधिक हो जाती है, और जिससे में आपके पौधे सारे मर भी सकते हैं। जड़ के लिए थोड़े से स्थान पर खेत को तैयार करके क्यारियां बना लेते हैं और उसमें जड़ों को काफी घनी मात्रा में लगाकर सिंचाई करते रहते हैं। इस प्रकार इन जड़ों से अधिक मात्रा में जड़ तैयार होंगे, जो आगे मेंथा की खेती के काम आएंगे। हमें ध्यान रखना है कि जड़ के लिए पौधे हमेशा मेड़ पे, आलू वाले जो मेड़ बनाने वाला है, दूरी समझ लें 55 से 60 सेंटीमीटर दूरी रहती है टॉप से टॉप की। उस मेड़ के दोनों तरफ पौधे से पौधा 1 फीट की दूरी पे और एक दूसरे के विपरीत दिशा में आधी ऊंचाई पे, मेड़ की आधी ऊंचाई पे लगाना है, क्योंकि हमें पानी मेड़ के पौधे की जड़ तक ही देना है। तो इसलिए हमें आधी ऊंचाई तक लगाना है, जिससे हमारे सबसे पहला फायदा ये है कि आपका 20 से 30% पानी बचेगा, समय लगेगा, और आपका जो है दो बिस्वा वो आदमी खोद देगा जो एक खोदता है पूरे दिन में। तो उसका फर्क वही आपका पूरा 125 मीटर स्क्वायर के एरिया के आसपास लगेगा, यानी दुगना एरिया लगेगा। तो इसलिए आप ये, और अगर जानकारियां पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई भारत सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल करते हुए व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना एवं एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए सिंचाई एवं पौध संरक्षण रसायनों का छिड़काव मौसम के खुले होने के बाद ही करें। खरीफ की फसल में सफेद लट का प्रकोप हो सकता है। अगर आपके खेतों में सफेद लट का प्रकोप दिखाई दे रहा हो तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 300 मिलीलीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी के साथ मिलाकर खेत में भुरकाव कर दें। मूंगफली की फसल में बादल छाए रहने के कारण टिक्का रोग फैलने की संभावना है। इस रोग में पत्तियों पर मटमैले रंग के गहरे भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। अगर ऐसा प्रकोप आपकी फसल पर दिख रहा हो तो इसकी रोकथाम के लिए बेबेस्टीन आधा ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। इस समय ग्वार की फसल में सफेद मक्खी कीट का प्रकोप हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए थाइमेथोक्सैम 25 WG 0.3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। बाजरा की फसल में इस समय फड़का कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए क्यूनालफास 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। पपीते की पौध रोपाई के लिए अच्छा समय चल रहा है, इसलिए खोदे गए गड्ढों में 10 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट मिलाकर अच्छी किस्म के पौधों की रोपाई करें। अपने पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि को सीधी वर्षा से बचाव करें। उनके रहने के स्थल पर पानी इकट्ठा न होने दें तथा बिछावन को सूखे रखने के लिए चूने का प्रयोग करें। रोगों से बचाव के लिए पशुओं का टीकाकरण समय से कराएं। पशु के नाक से पानी आना, बुखार आना इत्यादि लक्षण दिखाई देने पर अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बोडुआ, जिला नागौर के प्रेमा राम ने। आपने कटहल के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बाग प्रबंधन करने के लिए जो है वर्षा ऋतु के बाद हमें बागों की अच्छी जुताई करनी चाहिए। जो बाग में खरपतवार हो रही है उसको निराकरण करना चाहिए और साथ ही पेड़ों के प्रत्येक थाले पे पेड़ों की सफाई करनी चाहिए, थाले की सफाई करनी चाहिए
और साथ में पेड़ों की कटाई छटाई भी करनी चाहिए। कटाई छटाई करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इससे पेड़ों को मजबूती मिलती है और साथ में आने वाली जो फलत है, अगले साल जो आने वाली फलत है उसको फलों की गुणवत्ता अच्छी होती है और अधिक उपज प्राप्त होती है। पेड़ों की कटाई छटाई करने के लिए हमें सबसे पहले जो इसमें पानी वाले प्ररोह होते हैं, जो कि तने से एकदम सीधे निकलते हैं, इन प्ररोहों को निकाल देना चाहिए। जो रोगग्रस्त टूटी हुई डालियां हैं इनको निकाल देना चाहिए। जो आड़ी तिरछी डालियां होती हैं इनको हटा देना चाहिए। इससे पेड़ों की हमारी अच्छी सदाई हो जाती है। और साथ ही में हमें पता है कि जो कटहल में फल लगते हैं वो इन्हीं प्ररोहों पर लगते हैं, जो कि इसी मौसम में निकले हुए होते हैं। तो इनको अक्टूबर माह में सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है इसमें कटहल की, अगले साल हमें फल देने के लिए इसमें हमें ये करना है कि अक्टूबर माह में ये जो हमारे ये कल्ले निकल रहे हैं, इन कल्लों को हमें 1 इंच तने से 1 इंच छोड़कर इसको काट देना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगले फिर आने वाले समय में 2-3 महीने में इसमें नए कल्ले निकलेंगे और इसी में फूल और फल लगेंगे, तो जिससे कि अधिक उपज प्राप्त होगी। ये देखिए, ये सारे कल्लों को, निकलने वाले नए कल्लों को 1 इंच छोड़कर, तने से 1 इंच छोड़कर हमें काट देना है। अब साथ ही मैं आपको बताऊं कि पोषण तत्व प्रबंधन हमें कटहल में कैसा करना चाहिए। इसके उपयोग के लिए जो प्रथम वर्ष में, जब हम पहले साल पेड़ लगाएंगे तो उसमें प्रथम वर्ष में 10 किलो अच्छी गोबर की सड़ी खाद, उसके साथ 250 ग्राम अमोनियम सल्फेट जो नाइट्रोजन का स्रोत होता है, 250 ग्राम अमोनियम सल्फेट, 200 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट जो फास्फोरस का स्रोत है, और 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश जो पोटेशियम का स्रोत है। इसका प्रयोग प्रति वर्ष करना चाहिए। किसान भाइयों, नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए अमोनियम सल्फेट या यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं और फास्फोरस तत्व की पूर्ति के लिए एसएसपी या DAP उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी मात्रा को हम इसी के साथ दुगना तिगुना चौगुना करते जाते हैं और ऐसा करते हुए 10 वर्षों तक इसी मात्रा को 10 गुनी करते जाएंगे। यानी 10वें वर्ष जो हम प्रयोग करेंगे वो 100 किलो गोबर की सड़ी खाद और साथ में हम प्रयोग करेंगे 2.5 किलो अमोनियम सल्फेट जो नाइट्रोजन का स्रोत होगा और 2 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट जो कि फास्फोरस का स्रोत होगा और साथ 1 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश जो कि पोटेशियम का स्रोत होगा। वो हमें प्रति वृक्ष एक पेड़ के साथ यानी 10वें वर्ष में हमें इस तरीके से प्रयोग करना है। और खाद को प्रयोग करने की जो समय है वो गोबर की जो सड़ी खाद है और फास्फोरस और पोटाश इसको हम प्रयोग करते हैं दिसंबर जनवरी माह में। और जो नाइट्रोजन की मात्रा है, नाइट्रोजन को 2 स्प्लिट डोजेज में 2 विभाजित मात्रा में दिया जाता है। एक मात्रा जो है आधी मात्रा फरवरी मार्च में दी जाती है और एक आधी मात्रा अप्रैल माह में दी जाती है। इस प्रकार से प्रयोग करने से हमें प्रत्येक वर्ष वृक्ष से बहुत अच्छी फलों का उत्पादन होगा, साथ में फलों की गुणवत्ता भी बहुत अधिक होगी। खाद और उर्वरकों से सही मात्रा में पोषक तत्व पौधों को मिल सके, इसके लिए खाद और उर्वरकों के प्रयोग में सावधानी रखें। अगर पूर्ण विकसित पौधा है तो मुख्य तने से 1 से 2 मीटर दूरी पर गोलाई में 25 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर खाद उर्वरक दें। यदि पौधे छोटे हैं तो मुख्य तने के पास प्रयोग करें। आपने देखा होगा कि कटहल के बाग में फल लगने के बाद फल गिरने लगते हैं या फटने लगते हैं। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए उचित समय पर सिंचाई करते रहें, लेकिन सिंचाई के समय एक बात का ध्यान जरूर दें कि जिस समय बाग में फूल आ रहे हों उस समय सिंचाई नहीं करें, फल बनने के बाद ही सिंचाई करें। साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी छिड़काव करें। आमतौर पे कटहल में देखा गया है कि इसमें बोरॉन की कमी पाई जाती है। जब हम फलों को काट कर देखेंगे तो उसमें फलों का जो गूदे वाला भाग है वहाँ पर फल भूरे पड़ने लगते हैं, साथ में काले हो जाते हैं और फल फटने की भी समस्या आती है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम पेड़ों में 0.6 से लेकर 0.8% का पानी के साथ घोल बनाकर बोरैक्स का पर्णीय छिड़काव किया जाता है। ये छिड़काव हमें फरवरी मार्च में जब फल बनने शुरू हो जाते हैं उस टाइम पे करना है और दूसरा छिड़काव उसके 20 से 25 दिन के बाद करना है। ये हम 2 से 3 छिड़काव फल बनने के टाइम पे करेंगे तो इससे बोरॉन की कमी दूर हो सकती है।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।